हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंगो के सेकंड लेसन लोस्ट स्प्रिंग की समरी की चर्चा करेंगे। ये समरी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ओके, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, जो टाइटल है आपके इस लेसन का वह है लोस्ट स्प्रिंग। ओके, और इस लोस्ट स्प्रिंग लेसन की जो अथर हैं, लेखक हैं, वह है बच्चों अनीस जंग। इन्होंने इस लेसन को लिखा है। इनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और बच्चों इनका बचपन तथा इनका किशोरावस्था हैदराबाद में बीता था। ओके, इन्होंने इंडिया में स्टडी किया और इसके बाद स्टडी के लिए वह यूएसए गईं और वहाँ से जब ये लौट करके आई तो इन्होंने अपना करियर एक राइटर के रूप में स्टार्ट किया। इनकी कुछ फेमस वर्क्स को बच्चों हम इनकी कृतियाँ कहते हैं। ओके, या रचना युकान से इनकी कुछ फेमस कृतियाँ हैं जो बहुत ही चर्चित और फेमस रही हैं, जिसमें फर्स्ट है अनवेलिंग इंडिया, जिसको उन्होंने 1987 में लिखा है, और दूसरा है लोस्ट स्प्रिंग। ओके, ये लोस्ट स्प्रिंग बच्चों स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एक कलेक्शन है स्टोरी का। इसको इन्होंने 2005 में लिखा है। और जो आपका लोस्ट स्प्रिंग लेसन है वह लेसन इसमें इन्होंने उन बच्चों के बैकग्राउंड पर फोकस डाला है जो मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं, यानी जो अपने बैकग्राउंड से वंचित हैं। उन्हीं बच्चों के जीवन के विषय में उन्होंने अपने लोस्ट स्प्रिंग पुस्तक में प्रकाश डाला है। ओके, बच्चों इस लेसन में आपको दो कैरेक्टर मिलेंगे, मेन कैरेक्टर्स हैं। ओके, राइटर को छोड़ करके, जिसमें पहला है बच्चों साहब। ये एक रैग पिकर्स है। रैग पिकर्स से कहते हैं जो कूड़े उठाते हैं। ओके, तो जो आपका ये राइटर है, ऑथर है, वह प्रत्येक सुबह देखती थी कि उसके पड़ोस में जहाँ पर कूड़ों का ढेर लगा होता था वहीं पर कुछ बच्चे आते थे और उस ढेर को उलटते थे, और जैसे उसमें वह कुछ खोज रहे हों, जैसे मानो उसमें सोना छिपा हुआ हो, वह उसको खोज रहे थे। और वो रैग पिकर्स ऐसा इसलिए करते थे कि जिससे उनको उसमें से कुछ उपयोगी चीज़ मिले, जिससे वह पुनः उसको बेच करके और कुछ अर्न कर सकें, अपने परिवार और अपना जीविकोपार्जन कर सकें, क्योंकि उनके लिए उसके अलावा और कोई दूसरा साधन जीविकोपार्जन का नहीं था। तो अथर रोज़ देखती है उनको, फिर वो क्या करती है, उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपके पैर में जूते नहीं हैं, आपने जूते क्यों नहीं पहन के रखा है। तो उसमें से बच्चा कहता है, जो साहब है, कहता है कि मेरी माँ ने मुझे इसे उठाकर नहीं दिया। जबकि अन्य जो है वो कहता है कि अगर वह देती भी तो यह पहनता नहीं। इसके बाद अथर उससे स्कूल के विषय में पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ने क्यों नहीं जाते हो। इस पर वो साहब कहता है कि हमारे लोकलिटी में कोई स्कूल नहीं है। फिर लेखिका कहती है उससे कि क्या मैं कोई स्कूल खुलवाऊं या बनवाऊं, तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे। इस पर साहब कहता है यस, अवश्य हम आएंगे पढ़ने के लिए। और लेखिका ने एक ऐसे प्रॉमिस कर दिया था। फिर क्या होता है, एक दिन ऑल ऑफ सडन वो लड़का अथर को देखता है और दौड़ करके उनके पास आता है और उनसे पूछता है
कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। और इस पर लेखिका बहुत इम्ब्रेस्ड फील करती है और सोचती है कि इस तरह के झूठे वादे और खोखले ऐसे बच्चों के जीवन में भरे हुए हैं। ओके, इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, फिर जानकारी लेते हैं कि ये बच्चे जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ के हैं, ये इनका ओरिजिनेशन कहाँ से है और ये कहाँ पर आए हैं। तो बच्चों जो ये रैग पिकर्स हैं ये सीमापुरी इलाके के हैं और ये बांग्लादेश से 1971 में आए थे और वहाँ पर इन्होंने अपने ग्रीन फील्ड्स को छोड़ दिया था। ओके, अपने खेत और खलिहान को छोड़ दिया था और वहाँ से ये भारत में एक शरणार्थी के रूप में बन कर के आए थे। ओके, तो साहब सुबह से अपने मित्रों के साथ में सुबह से दोपहर तक यही काम करता है, रैग पिकिंग करता है और रैग पिकिंग करने के बाद में ये लोग दोपहर में गायब हो जाते हैं। फिर लेखिका का उससे उसका नाम पूछती है। तो जब नाम पूछती है तो जो साहब है वो अपना नाम इस तरह बताता है कि जैसे उसके नाम उसके काम में बहुत बड़ा डिफरेंस हो और उसका नाम आयरनिकल लगता है। आयरनिकल कहते हैं बच्चों व्यंग्यात्मक। ओके, व्यंग्यात्मक उसे कहते हैं कि जैसा नाम हो वैसा काम ना हो या वैसा आप ना दिखें। तो लेखिका उससे नाम पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ओके बच्चों, तो साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। वह बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना नाम साहिब आलम बताता है, किंतु वह खुद इसका मतलब नहीं जानता है। ओके, तो ये जो लेखिका है बच्चों, आपकी अथर है, इसने पूरे कंट्री में खूब भ्रमण किया और वह इसी तरह के बच्चों से मिली जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड के थे, जिनके पैर में जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे। ऐसे लोगों को उसने पूरे अपने देश में देखा। तब उसने ये कहा कि शायद यह बिना शू की एक ट्रेडिशन हो, एक ऐसी परंपरा हो जो बिना शू की हो और लोग बिना शू के चल रहे हों। ओके, तो वह इस तरह के लोगों को देखती है। फिर वह कहती है कि ये लोग अपने परपेचुअल पॉवर्टी में बने हुए हैं, यानी इनकी पॉवर्टी ऐसी है जो कभी शायद ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके बाद में अथर को एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जिसका जो उडीपी से था। उसने लेखिका को बताया था कि जब वह छोटा था तो एक मंदिर से होकर के जाता था और वहीं से जब वो गुजरता था तो एक दुर्गा मंदिर थी और दुर्गा मंदिर के पास जा कर के वो प्रार्थना करता था कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाएं। इसके बाद 30 सालों के बाद पुनः जब लेखिका उस शहर को जाती है तब देखती है कि उस मंदिर के स्थान पर बहुत ही यानी प्रगति की स्थिति उसको वहाँ दिखती है और वहाँ पर एक लड़का आता है। वह अपने पीठ से अपना बैग उतारता है, जूते पहने हैं, मोजे पहने हुए हैं, फोल्डिंग पर अपने बिस्तर के फोल्डिंग पर वह अपने बैग रखता है। फिर लेखिका एहसास करती है, कहती है देखिए ये पुजारी हैं, पुजारियों के लड़कों और उनके जीवन में तो कुछ बदलाव आ चुका है, लेकिन साहब जैसे रैग पिकर्स की लाइफ अब भी वैसे ही है, वह अब भी गरीबी की स्थिति में बने हुए हैं। तो इस बात से लेखिका को बहुत ही कष्ट फील होता है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हुआ है। ओके, आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं ये लड़का साहिब आलम है बच्चों। ये अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी एक कंपनी लिए हुए, यानी एक ऐसी कंपनी या आर्मी यू कैन से जो बेर फूटेड है और गलियों में दौड़ रही है। ये अपने नाम का मतलब भी
नहीं जानता है। ओके, आप इसे इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों। अब आपको बताते हैं आगे कि ये बच्चे कहाँ के हैं और किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, ये सभी बच्चे साहिब आलम जैसे रैग पिकर्स, ये सभी बच्चे सीमापुरी इलाके के हैं और ये सीमापुरी इलाका दिल्ली के पास में है बच्चों। लेकिन फिर भी जो मेन हार्ट है यानी मेन दिल्ली है उससे यह मीलों दूर है। और वहाँ पर बिना जूते के यानी शूलेस यू कैन से साहब जैसे रैग पिकर्स वहाँ रहते हैं। लगभग 10,000 रैग पिकर्स हैं और वहाँ पर ही घर बना करके रहते हैं। और ये 1971 में बांग्लादेश से इंडिया में आए थे और अपना सब कुछ चूँकि छोड़ दिए थे, इसलिए इनके पास रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं था। इनकी जो मकान थे उसकी जो दीवारें थी बच्चों वह मिट्टी की बनी हुई थी। ओके, और वहाँ पर सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये अवैध रूप से इंडिया में रहते थे क्योंकि इनके मकान जो बने होते थे उस पर इनका कोई लीगल राइट नहीं होता था। अब आते हैं कि इनको किस तरह की सुविधाएं वहाँ सीमापुरी में प्राप्त हैं, क्योंकि लेखिका वहाँ सीमापुरी में गई और वहाँ पर उन्होंने इस स्थिति को देखा और उसका वर्णन इन्होंने आगे किया है और बताती है कि उस सीमापुरी में कोई रनिंग वाटर की सुविधा नहीं है, यानी वहाँ वाटर की सप्लाई की फैसिलिटी नहीं है और वहाँ जल निकास के लिए कोई ड्रेनेज नहीं है, न कोई सीवर लाइन है और वहाँ पर इन लोगों के लिए ना कोई आइडेंटिटी है, यानी कोई इनके पास परिचय नहीं है जिससे ये शो कर सकें कि हम इंडिया के हैं। ओके, यानी कोई मूल आइडेंटिटी नहीं है और ये वहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं। ओके, लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद उनके पास वैलिड राशन कार्ड है बच्चों और इस वैलिड राशन कार्ड की जो है वह उनको इनेबल्स कर देती है कि वह उससे ग्रेन्स खरीद ले लें, यानी अनाज उनको उसी राशन कार्ड से मिल जाता है और उसी राशन कार्ड से वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया और अब ये वोट देने के अधिकारी भी हो गए। ओके बच्चों, अब जो ये बच्चे हैं यहाँ पर सीमापुरी में, इन लोगों के लिए बच्चों आइडेंटिटी उतना महत्व नहीं रखती है जितना कि फूड, यानी फूड सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर सकते आइडेंटिटी हो या ना हो। ओके, और यदि आप सीमापुरी में रहते हैं और वहाँ पर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो वहाँ के सर्वाइवल का मतलब होता है बच्चों रैग पिकिंग। अगर सर्वाइव करना वहाँ पर चाहते हैं तो आपको रैग पिकिंग करना होगा। रैग पिकिंग के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए ये गार्बेज वहाँ के लोगों के लिए गोल्ड है। ओके, और इसी गोल्ड से वो अपनी जीविका चलाते हैं। जो एडल्ट हैं बच्चों, एडल्ट यानी जो बड़े लोग हैं, उन लोगों के लिए गार्बेज गोल्ड है। ओके, गोल्ड यू कैन से द वे ऑफ गेटिंग देयर लिवलीहुड, जीविकोपार्जन का साधन है। और जबकि जो बच्चे हैं उनके लिए जो गार्बेज का डंप है यानी कूड़े करकट का जो ढेर है वह वंडर से लिपटा हुआ चीज़ है। यानी जो बच्चे उस गार्बेज को देखते हैं, उस ढेर को देखते हैं तो वह उनको वंडर में रैप किया हुआ दिखता है। और ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि बच्चों जब ये उस गार्बेज को स्क्राउंज करते हैं तब उनको कभी कभी 1-8 रुपया भी मिल जाता है उसमें। ओके, तो वह उस पैसे के लालच में उस पूरे ढेर को उलट डालते हैं, इसलिए यह उनको वंडर में लिपटा हुआ कोई ढेर मालूम होता है। यहाँ पर आप देखिए चित्र में जो यहाँ खड़ी हैं ये आपके राइटर हैं और इस सामने खड़ा हुआ लड़का यही साहिबे है, आलम है। ओके, आगे बढ़िए बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों यहाँ हम, चूँकि मेरे लेसन का टाइटल है लोवेस्ट स्प्रिंग, इस लेसन को लोवेस्ट स्प्रिंग पॉइंट ने लेखक ने क्यों कहा है, तो आइए इसको देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो आपका ये लोवेस्ट स्प्रिंग है बच्चों, हमारे जीवन के 3 चरण होते हैं। ओके, जीवन के 3 चरण होते हैं, जिसमें हमारा चाइल्डहुड है, ओके, और दूसरा है बच्चों हमारा यंग एज, जिसको आप एडल्टहुड कह लेते हो, ओके, और थर्ड है बच्चों हमारा ओल्ड एज। तो जो ये चाइल्डहुड है बच्चों, ये यही हमारे स्प्रिंग का प्रतीक है, और यंग एज हमारे समर सीजन का प्रतीक है, और ओल्ड एज विंटर का प्रतीक है। तो जो चाइल्डहुड होता है यही हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी में हमारे मानसिक और शारीरिक विकास की प्रबल संभावनाएं होती हैं यदि हमको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो साहब जैसे बच्चे जो कि अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, यानी उनका बचपन का जो आधार है विकास का वह छिना हुआ, उनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए लेखक इसको लोस्ट स्प्रिंग कहती है। ओके, फिर क्या होता है बच्चों, आगे हम स्टोरी में बढ़ते हैं कि एक सुबह लेखक ने देखा कि साहब एक चहरदीवारी से घिरी हुई मकान जिसका गेट बहुत बड़ा है उसके पड़ोस में, वहीं पर ये खड़ा हुआ है और गेट से कुछ देख रहा है। क्या देखता है, उस बाउंड्री के अंदर, चहरदीवारी के अंदर 2 व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं, और उस खेल को देख करके जो साहब लड़का है वह उस तरफ आकर्षित होता है, और उस दिन वो साहब भी जूते पहने हुए था, और बच्चों उसको ये जूते कहाँ से मिले थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं कि जिससे वो खरीद सके। इन जूतों को वह कूड़ों के ढेर से उठा कर लेकर आए थे, जिसको किसी रिच बॉय ने अनयूज्ड समझ करके, या यू कैन से यूजलेस समझ करके फेंक दिया था। शायद उन जूतों में होल हो गया था, जो कि रिच बॉय पहनने के लिए उपयुक्त नहीं समझता था, उसको फेंक दिया था, और उसी को ये उठा लाया था और पहने हुए था और देख रहा था। तो ये लेखिका उसको देखती है, फिर ये बताता है, जब लेखिका उससे मिलती है तो ये बताता है साहब कि यहाँ का जो गार्ड है वह कभी कभी मुझे यहाँ अंदर जाने देता था, और यहाँ पर झूलने के लिए झूले लगे होते थे और मैं वहाँ झूलता था। तो इस प्रकार से साहब को जो लेखिका है वह देखती है। ओके बच्चों, अब क्या होता है, फिर काफ़ी लंबे समय के बाद में, ओके, यानी काफ़ी महीनों के बाद में जो लेखक है उसकी मुलाकात साहब से होती है। ओके, और उस समय साहब क्या है, साहब अपना खुद का मास्टर नहीं है, अपना खुद का मालिक नहीं है। तो साहब ने क्या किया था, उसने अपना रैक पिकिंग का काम छोड़ दिया था, और वो क्या कर रहा था, जा रहा था मिल्क बूथ पर। मिल्क बूथ कहते हैं बच्चों जहाँ से दूध लाया जाता है, तो दूध लाने जा रहा था, और वहीं पर रास्ते पर लेखिका की मुलाकात हो जाती है, और इस साहब के हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है बच्चों, स्टील का कैनिस्टर है जिसमें वो दूध लाने जाता था। फिर लेखिका जब उससे मिलती है तो पूछती है उससे, तो बताता है कि उसने एक टी स्टॉल पर, यानी चाय की दुकान पर जॉब कर ली है, और उस जॉब में उसको 800 रुपये मिलेंगे, और खाने के लिए पूरा भरपेट खाना मिलेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से लेखिका को वो अपनी पूरी बात बता देता है कि किस तरह से उसने अपना वो कार्य छोड़ दिया है। ओके, फिर क्या होता है बच्चों आगे, फिर जो है लेखिका जब उस साहब के चेहरे को देखती है, उसके हाव भाव को देखती है, तो उसको ये फील होता है कि साहब खुश नहीं है, उसका चेहरा प्रसन्न उसको नहीं दिखता है। उसके चेहरे पर जो केयर फ्री हुआ कर लुक होती थी, यानी एक चिंता मुक्त जो होता था, वह गायब थी, और जो कैनिस्टर वो हाथ में लिए हुए था, वह कैनिस्टर उसको बहुत ही भारी लग रहा था। ओके, क्यों भारी लग रहा था,
क्योंकि कैनिस्टर उसका नहीं था, वह था तो टी स्टॉल के मालिक का था, इसलिए उसको भारी मालूम होता था उसके उस प्लास्टिक बैग से, जो प्लास्टिक बैग उसका अपना था, उसको अपना लेकर चलता था। तो इस प्रकार से जो साहब है वह चाय की दुकान पर कार्य करने से प्रसन्न नहीं है, या उसका चेहरा देख करके जो लेखक है आपकी वह समझ जाती है। ओके, और साहब अब अपना मालिक नहीं रहा है, वह किसी के अधीन हो गया है। और वह किसके अधीन हो गया है? जो टी स्टॉल का ऑनर है, मालिक है, उसके अधीन हो गया है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस स्टोरी के हम सेकंड फेज का स्टडी करते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने साहब के विषय में, उसके बैकग्राउंड के विषय में चर्चा किया। अब जो अगला फेज है इस स्टोरी का, उसमें हम एक दूसरे लड़के जिसका नाम है मुकेश, उसकी बैकग्राउंड के विषय में, उसके कार्य के विषय में, उनकी लोकलिटी और रहन सहन के विषय में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ओके, क्योंकि जो लेखक है वह पूरे इंडिया में घूमी है। ओके, इंडिया को अनवेल किया है, तो उसने कई तरह के लोगों से मुलाकात की है। तो देखिए, फिरोजाबाद में उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है मुकेश, और ये लड़का फिरोजाबाद के उस परिवार से बिलोंग करता है जो परिवार चूड़ियों बनाने का काम करता है। ओके, और इसका एक सपना होता है कि वह कार चलाएगा और मोटर मैकेनिक होगा, तो मोटर मैकेनिक बनने की उसकी ड्रीम है। ओके बच्चों, तो आइए हम देखते हैं, पहले जानकारी इसमें लेते हैं कि ये फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। फिरोजाबाद के विषय में लेखिका ने क्या बताया है, आइए हम पहले जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, जो फिरोजाबाद है, ये फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और यहाँ की चूड़ियाँ पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई की जाती हैं। यानी जब चूड़ियों की बात आती है तो ये चूड़ियों की जब हम बात करते हैं तो फिरोजाबाद का नाम स्वतः आ जाता है। और यहाँ पर जितने भी परिवार के लोग हैं, यानी इसमें हर दूसरा परिवार इसी ही व्यवसाय में बच्चों इंगेज्ड है, लगा हुआ है, और वो इस व्यवसाय को अपने जनरेशन टू जनरेशन करते चले आ रहे हैं। इट मीन्स पीढ़ी और दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। ओके, और उन्होंने इस कार्य में अपने बच्चों को भी इंगेज करके रखा है। उनको ये पता नहीं है कि जो बच्चों से चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, ये चाइल्ड लेबर कराना उनसे चाइल्ड लेबर इल्लीगल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और एक दंडनीय अपराध है। वह इस बात को नहीं जानते और बच्चों को काम पे लगा के रखा है। और ये बच्चे जो ग्लास फर्नेस है, फर्नेस कहते हैं बच्चों भट्ठी, जो ग्लास की फर्नेस है उसी के पास में हाई टेम्परेचर में बैठते हैं, और वहाँ पर डिंगी सेल कहते हैं, बहुत ही कंजस्टेड नैरो घर होता है, वहीं पर कार्य करते हैं, जहाँ पर न लाइट होती है पर्याप्त मात्रा में और न एयर होता है। और वहाँ पर लेख का सच्चाई बताती है कि लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं वहाँ पर जो दिन और रात काम करते हैं, और उन्हीं कार्य में उन पार्टिकल्स की वजह से जिससे वह उन बैंगल्स को पॉलिश करते हैं, कलर करते हैं, और टेम्परेचर से, स्मोक से ये बच्चे अपने आई साइट को भी खो देते हैं। उनका चाइल्डहुड लॉस्ट हो जाता है, स्प्रिंग लॉस्ट हो जाता है। ओके, तो उनकी जो वहाँ पर स्थिति है बहुत ही दयनीय लेखक को दिखती है। ओके, अब क्या होता है बच्चों, जो मुकेश लड़का है आपका, उससे लेखिका जब मिलती है तो वो कहता है कि हम चलिए आपको अपने घर लेकर चलते हैं। तो मुकेश लेखक को अपने घर लेकर चलता है और उसको ये बताता है कि उसका घर रीबिल्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो बैंगल्स मेकिंग फैमिली के लोग हैं, ये लोग बेहद गरीब हैं
और यह धुआं अपने घर को बना लेते हैं या उनके सिर पर छत आ जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुकेश जब लेखक को वहाँ पर लेकर चलता है अपने घर की तरफ, तो लेखिका जिन रास्तों व गलियों से गुजरती है उसका वर्णन करते हुए आगे कहती है कि वह जो लेन्स थी, गलियाँ थीं, उनमें बदबू आ रही थी। स्टिंकिंग का मतलब बच्चों बदबू। उन गलियों में बदबू आ रही थी और वह कूड़े से, गार्बेज से बिल्कुल चोक्ड थी, पटी हुई थी। वहाँ के जो घर थे वह बच्चों बहुत ही छोटे छोटे थे और वहाँ के जो दरवाजे थे वह सब टूटे थे और उन घरों में न तो कोई खिड़की थी और न कोई दरवाजे थे, और यह दरवाजे थे भी तो दरवाजे बहुत ही टूटे हुए थे। और उन घरों में पशु और मनुष्य सब दोनों एक एक साथ में रहते थे। ओके, जैसे पुराने समय में मनुष्य और पशु एक साथ साथ रहते थे वैसे ही वहाँ पर वह लोग रहते थे। ओके, अब लेखिका जो है मुकेश के घर पहुँचती है। तो देखिए, जब मुकेश के घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी जो सैक है, सैक कहते हैं बच्चों कुटिया, और कुटिया कहते हैं जो छोटी हो। ओके, तो देखती है कि उसकी जो कुटिया है वो आधी बनी हुई है, यानी आधा भाग छाया हुआ है, थैच्ड है, और आधे भाग वैसे ही है। ओके, उसे छप्पर नहीं है उसमें। और वह किससे थैच किया गया है? सूखी घास से छाया गया है। और वहीं पर वह एक फ्रेल माने बच्चों कमज़ोर, वहीं पर वो एक कमज़ोर औरत को देखती है। वो यंग है औरत और लेकिन फिर भी कमज़ोर है, उसको देखती है। और वो कौन है? मुकेश बताता है कि यह उसके बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी है। और यह भाभी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है अकेले, और पूरी परंपरा जो उनकी ओल्ड ट्रेडिशन है पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ऑब्जर्व करती है। यानी वह पर्दा में रहती है। जब कोई बड़ा या बुजुर्ग एल्डर सामने आता है तो अपने चेहरे के आगे क्या करती है? पर्दा डाल लेती है। ओके, फिर आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं इस स्टोरी में। जब इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे गॉड गिवन लाइनेज। गॉड गिवन लाइनेज कहते हैं बच्चों यानी ईश्वर के द्वारा, यानी भाग्य से प्राप्त की हुई चीज़ या भाग्य में जो लिखा पढ़ा होता है जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। और ये डेस्टिनी की जो हमारी लाइन है, रेखा, ये ईश्वर खींचता है। ओके, तो इसमें जो लेखिका है वह जब वहाँ पर लोगों से पूछती है, ओके, तो उसको जानकारी होती है कि पता चलता है कि ये सब उनके भाग्य में लिखा है, इसलिए ऐसा है। तो देखिए आगे मुकेश बताता है और लेखिका को जानकारी होती है कि जो मुकेश है उसके पिता ने अपने पूरे जीवन भर काम किया है और काम उन्होंने एक टेलर के रूप में किया है। पहले शुरुआती काम टेलर यानी दर्जी के रूप में किया, इसके बाद फिर वो बैंगल्स मेकिंग के काम में लग गए हैं और वह दिन रात काम करते हैं, लेकिन वह अपने घर को रिनोवेट नहीं करा पाए। रिनोवेट कहते हैं बच्चों जिसे फिर से बनाना, यानी एक नए से निर्माण करना, नए सिरे से बनवाना, इसको वह नहीं कर पाए हैं। और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि जिससे कि वह अपने बच्चों को कोई शिक्षा दे सकें। ओके, और अगर वो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते भी हैं, पढ़ाने का मतलब बच्चों यहाँ उनको कुछ शिक्षा देते हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं, तो उनको वह केवल वही कार्य सिखाते हैं जिसको कार्य को वह खुद कर रहे होते हैं। ओके, उनकी दादी माँ वहीं पर जब लेखक और मुकेश साथ में होते हैं तो मुकेश लेखक से कहता है कि उसकी दादी माँ बताती हैं कि उन्होंने उसके दादा को यानी दादी के हस्बैंड को देखा है कि किस तरह वह धीरे धीरे ब्लाइंड हो गए थे और उनकी ये ब्लाइंडनेस ग्लास के डस्ट से हुई थी, यानी कांच की जो धूल होती है, पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से और धुएं की वजह से मुकेश के दादा अंधे हो गए थे। ओके, इन सभी बातों को उसकी दादी माँ उससे बताती थी। ओके,
और जब लेखिका भी पूछती है दादी माँ से, तो दादी माँ उससे भी इसी बात को बताती हैं। और जब दादी माँ से लेखिका पूछती है कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, दूसरा काम क्यों नहीं कर सकते और इस गरीबी से बाहर क्यों नहीं आते हैं, तब उसकी दादी माँ कहती हैं यही उनका डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब बच्चों भाग्य, यही उनके भाग्य में लिखा है। यानी ये गॉड गिवन लाइनेज है, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई लाइन है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इससे हम अलग नहीं हट सकते हैं, वह बताती है। ओके। और बच्चों चूँकि हमारे इस लेसन का टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग, ओके, तो यहाँ फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से फिरोजाबाद में बच्चों ने अपने स्प्रिंग को खो दिया है, यानी अपने चाइल्डहुड का चार्म और चाइल्डहुड की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद, यानी जिससे शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, इन सभी बैकग्राउंड्स को उन्होंने कैसे खो दिया है। ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद की जब कहानी बताती है, वहाँ लेखिका देखती है, फिर क्या बताती है, उस मुकेश के घर को देख करके कहती है कि वहाँ पर जो हटमेंट्स हैं, हटमेंट्स कहते हैं बच्चों कुटिया, उस कुटिया में बहुत अंधेरा होता है और बच्चे भी अपने माता पिता के बगल में बैठ करके, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़कियां हों, बैठते हैं और काम करते हैं। उनका काम बिल्कुल उनके आँखों के सामने होता है, यानी वह अपना आँख उन्हीं पर जमाए रहते हैं और वह अपनी आँख की दृष्टि को खो देते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो कार्य में लगे हुए होते हैं, उनकी आँख की लाइट चली जाती है और यह तब होता है जब वह युवा अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुए होते हैं, यानी एडल्टहुड से पहले भी इनकी लाइट, आँख की जो लाइट है वह चली जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, वहीं पर जो आपकी अथर हैं वह एक लड़की को देखती हैं। वह लड़की भी यंग गर्ल है, यानी बहुत बड़ी लड़की नहीं है, और उसका नाम सविता है। वह लड़की सविता अपने हाथ को बहुत तेज तेज चलाती है अपने कामों पर, और उसके हाथ ऐसे चलते हैं बच्चों जैसे मानो वह कोई मशीन हो। ओके। अब वह लड़की उन चूड़ियों को बनाती है जिन चूड़ियों का वह मतलब कुछ नहीं समझती है कि एक भारतीय स्त्री के लिए इन चूड़ियों का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को वह नहीं जानती है। ओके। और वह दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको खाने के लिए भर पेट भोजन जीवन में कभी नसीब नहीं हुआ है। ओके। मुकेश के पिता ने छत डला लिया था, यानी उनके सिर पर छत आ गया था। ओके। और उस फिरोजाबाद में चूड़ियों बनाने वालों के लिए अगर उनके सिर पर छत आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनके सिर पर छत आ गया था, इट मीन्स बच्चों उन्होंने मकान बनवा लिया था, उस पर उन्होंने छत डला लिया था, और ये बड़ा ही दूसरे लोगों के लिए वंडर का कार्य था। यानी लोग कहते थे वाह, बड़ा ये तो विस्मयकारी है कि उन्होंने अपने घर का छत डला लिया। ओके। लेकिन लेखिका वहाँ सुनती है, एहसास करती है, उसको पता चलता है कि हर घर से यही एक क्राई की आवाज़ आती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। ओके। और इस प्रकार से वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, और इस गरीबी ने उन लोगों की आशाओं और सपनों को मार दिया है। इन सभी चीज़ को वहाँ पर फिरोजाबाद में लेखिका देखती है। ओके। फिर क्या करती है अथर, लेखिका जो है एक ग्रुप ऑफ वुमेन से पूछती है, वहाँ औरतों के एक समूह से मिलती है। ओके। और उनसे पूछती है कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेती,
कोई सहकारी समितियां क्यों नहीं बना लेती हैं, स्वयं सहायता समूह क्यों नहीं बना लेती हैं। तो वह ऐसी सच्चाई बताती हैं जिसको सुन करके आप डर जाएंगे। वह बताती हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो वह लोग हमको जेल में डाल देंगे और हम लोगों को पीटेंगे और यह कहेंगे कि यह इलीगल है, आप लोग ऐसा कर रहे हो, यह इलीगल है। और यह भी स्थिति है कि इनके यहाँ पर कोई लीडर नहीं है जो इन लोगों को लीड कर सके, इन लोगों को सही दिशा दिला सके, इनको संगठित कर सके। ओके, फिर क्या होता है बच्चों, अथर जो है वहाँ पर एहसास करती है, उसको वहाँ दो तरह के संसार का दर्शन होता है फिरोजाबाद में। एक तो उन लोगों का संसार है जिनकी फैमिली का शोषण जो है गरीबी और जाति के कारण होता है, यानी गरीबी और जाति का जो बंधन है इससे वह पीड़ित हुए हैं। और इसलिए पीड़ित हुए हैं कि वो एक तो गरीब हैं वह, और उससे अलग कुछ अगर हटकर सोचते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और ऐसा सामाजिक बंधन की वजह से वह नहीं कर सकते, यानी वह जिस जात में पैदा हुए हैं उसी जात में रहना, उसी कार्य को करना उनकी मजबूरी बनी हुई है। ओके, तो गरीबी और जिस जात में पैदा हुए हैं उसका स्टिग्मा कहते हैं दंश। ओके, उसका दंश उनको झेलना होता है। तो एक तो इस तरह के लोग हैं बच्चों, और दूसरा तरह के जो लोग वहाँ पर हैं, यानी जो दूसरी तरह से शोषित लोग हैं फिरोजाबाद में, वह ऐसे लोग हैं जो वहाँ के BCS सर्किल से घिरे हुए हैं, यानी दुष्ट लोगों से घिरे हुए हैं। उन दुष्ट लोगों में साहूकार हैं, मिडिल मैन हैं, और पॉलिटिशियंस लोग हैं, लॉ मेकर्स कानून बनाने वाले लोग, पुलिस मैन हैं, और ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये लोग हैं जो उन लोगों का शोषण करते हैं। ओके, उनका शोषण करते हैं और उनको दूसरा कार्य करने नहीं देते। ये लोग सदैव उन लोगों का शोषण किया करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप एक चित्र देखिए बच्चों कि यहाँ पर एक औरत बैठी हुई है, देखिए, और यहाँ पर एक युवा लड़की बैठी हुई है। देखिए, ये लड़की, यही लड़की सविता है या उसकी दादी हैं। ओके, ओल्ड लेडी है। ये देखिए किस तरह से ये लोग बैंगल्स मेकिंग का काम कितनी तत्परता के साथ, कितनी जो है तेज़ी के साथ में कर रही हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनके पास इसके अलावा और जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, इसलिए ये करना उनकी जिम्मेदारी है। ओके बच्चों, तो वहाँ पर फिरोजाबाद में जो लेखिका और देखती है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को नेचुरली अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का बर्डन उठाना होता है। यानी जो पिता कार्य कर रहे हैं, पिता जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आगे चल करके इन बच्चों को भी वही जिम्मेदारी निभाना होता है। और यदि वह इस लाइन से हट करके कोई कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने को सोचते हैं तो इसका मतलब होता है डेयर करना, हिम्मत करना। और लाइन से हट करके हिम्मत करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, फिर क्या होता है बच्चों, मुकेश रिपीट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। जब लेखिका उससे पूछती है मुकेश से कि क्या आप यही कार्य करेंगे, तो बार बार कहता है नहीं, हम तो इसको नहीं करेंगे, हम मोटर मैकेनिक बनेंगे। अब मोटर मैकेनिक बनना ही मेरा सपना है। यानी देखिए वहाँ के लोगों का जो स्वप्न है वह मोटर मैकेनिक बनना, यानी वहाँ के लोगों का आप नहीं कह सकते, बल्कि केवल वहाँ मुकेश एक ऐसा लड़का निकला जिसका स्वप्न है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा। और तो लेखिका कहती है आप कैसे इसे सीखेंगे? फिर वो कहता है मैं जाऊंगा गैरेज को और वहीं पर इस मोटर मैकेनिक का कार्य सीखूंगा। ओके, फिर लेखिका उससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछती है कि ये बताओ क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने का भी कोई ड्रीम देखते हो? इस पर वो लड़का बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और ज़मीन को घूरता है, ज़मीन को एकटक देखता रहता है और वो कहता है नहीं,
हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने इसी कार्य से संतुष्ट हैं। यानी जो मेरा स्वप्न है मोटर मैकेनिक होना, हम इसी से संतुष्ट हैं। ओके, यही मेरा सपना है। यानी देखिए, मोटर मैकेनिक से ऊपर या नहीं सोच सकते। हालांकि इस बात से जो लेखक है अनीस जंग लेखिका, इसको प्रसन्नता होती है कि चलो कम से कम मुकेश एक ऐसा लड़का उस फिरोजाबाद के मेकिंग फैमिली से निकला जो गॉड गिवन लाइनेज से अलग हटकर सोचता है। वह सोचता है कि इस परंपरागत व्यवसाय को हम छोड़ देंगे। ओके बच्चों, तो वह जो लाइन है परंपरा की उससे अलग सोचता है। ये बात लेखिका को प्रसन्न कर देता है, खुश हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इस लेसन में पाते हैं कि किस तरह से साहेब आलम और मुकेश जैसे बच्चे चाइल्ड लेबर में अपना स्प्रिंग को लोस्ट कर देते हैं। जब उनका ये बचपना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक विकास का काल होता है, इसको वह पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए, जीवन के भरण पोषण के लिए दायित्वों को अपने बाहों में लेते हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर के अपने शारीरिक और मानसिक विकास के अवसर को खो देते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों जो लेसन है आपका स्प्रिंग, जैसे बच्चों हमारा वर्ष होता है, एक ईयर होता है, तो हमारे ईयर में 3 सीजन होते हैं। एक स्प्रिंग होता है, दूसरा समर होता है और तीसरा विंटर होता है। तो बच्चों जो स्प्रिंग होता है ये बहुत ही टेंडर पीरियड होता है, नई नई कपोलें निकलती हैं। ओके, तो उसी तरह से ये हमारा जो लाइफ है, ये हमारा लाइफ जो टेंडर एज चाइल्डहुड कहलाता है। ओके, जब हमारा बिल्कुल बचपना होता है तो चाइल्डहुड का सिंबल ये स्प्रिंग है। और फिर आगे जो समर सीजन है, ये समर सीजन हमारे यंग एज का सिंबल है, या यू कैन से एडल्टहुड का। और जो विंटर सीजन है ये हमारे ओल्ड एज का सिंबल है। तो इसमें बच्चों जो स्प्रिंग सीजन यानी हमारा जो चाइल्डहुड लोस्ट, यू कैन से मे बी द टाइटल ऑफ दिस लेसन। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और आप शुरू से इस अंत तक इसे देखिए। आप इसकी समरी नोट भी कर सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए बच्चों और लाइक करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।